नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा-गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए इंडिपेंडेंट जियो स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वर अविदाश जी। अविदाश जी और मैं कई दिनों से कनाडा यूएस पर काफ़ी बात करते रहे हैं। ऑफ एंड ऑन हमारा बहस भी हुआ है, डिस्कशन भी हुआ है, कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं हमारे बीच में, बिकॉज़ हमारा जो सोचने का तरीका था काफ़ी क्या बोलेंगे, अलग था एक्चुअली। हम मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही है वो चाइना को लेकर, इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को लेकर एंड थिंग्स लाइक दैट। बट Avidash ji has a very different point of view, and actually those points have lot of backing, lot of logical reasons behind them. So इंडिया कनाडा का जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक हम देख रहे थे, उसके पीछे अलग कहानी भी एक चल रही है पैरेलली, जिस पे किसी की नजर नहीं गई है। कोई चुपचाप बैठकर कनाडा का इस्तेमाल कर कर इंडिया के साथ अपनी मतलब साधने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, अपनी औकात में रहो ये कहने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली। इस्तेमाल कनाडा का हो रहा है, इस्तेमाल ट्रूडो का हो रहा है। ट्रूडो भी घिरे हुए हैं चारों तरफ से, सी इज ऑल्सो इन अ वेरी पॉलिटिकल टर्मोइल, सूप सूप जिसको हम बोलते हैं। True. उसका इस्तेमाल कर कर कोई इंडिया को बहुत सारी बैकडोर मैसेजिंग और बोलता है, बेटा आप ऐसा कर रहे हो, देखो हम ऐसा कर रहे हैं, हम देखो आपको क्या सबक सिखाएंगे। इट्स समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग। अवी जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। Thank you. जी। Thank you for having me again on your show. जी। If I can take off from the point which you made, which was कि Trudeau is doing this out of political compulsions, that's something I don't agree with. और उसके साथ एग्री नहीं होने का कारण यही है कि अगर ट्रूडो सिर्फ पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से ये सब कर रहा होता, तो वो फाइव आइज को इस पिक्चर में नहीं लाता, और ना ही फाइव आइज और आपके जो दर्शक हैं, अगर इन केस दे डोंट नो हु द फाइव आइज आर, द फाइव आइज आर द नेशंस which are the English speaking nations who form a very tight grouping. इसमें यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड। ये खुद को फाइव आइज कहते हैं, मैं उन्हें वैस्प कहता हूँ। और वैप्स का मतलब है व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, और ये उनका क्लब है। तो अगर ये सिर्फ ट्रूडो का डोमेस्टिक मामला होता, तो उसमें फाइव आइज आके बात नहीं करते। वो लोग ये नहीं कहते हाँ इंडिया को सोचना चाहिए, और इनमें से जो बाकी मेंबर्स हैं वो कुछ कुछ कम, कुछ उससे और थोड़ा कम कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूके कह रहा हाँ उन्हें हेल्प करना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी उसी तरह से कह रहा है, न्यूजीलैंड कुछ भी नहीं कह रहा है। कनाडा को असल में जो बैकिंग दे रहा है वो यूएस दे रहा है। और आपको समझना चाहिए कि फाइव आइज विल नॉट डू एनीथिंग without first being ordered by US to do so. So the essential slap on India is coming from US, and Trudeau is the boy delivering it to India. That is my original contention. जी। Now, सर, if you कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से आप ये कह रहे हैं? आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कई सारे, ऑलमोस्ट लाइक 4 और 5 पॉइंट्स जो इस तरफ इशारा करते हैं। मुहिम तो ये, अगर आप 20 अगर आप 2021 को देखें, जब 20 जनवरी को बाइडेन ने अपना ऑफिस संभाला, उसी के कुछ ही दिनों में 26 जनवरी को फार्मर्स एजिटेशन आके असॉल्ट किया दिल्ली के ऊपर, और फार्मर एजिटेशन बढ़ गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम बाइडेन won his presidency in November the year before. I mean, these were coincidental. Biden won presidency, and the movement on India started. Okay, this was point number one. Point number two है कि उस वक्त कतार में कुछ ही दिनों बाद कतार में एक घटना हुआ जहां पे इंडियन नेवल ऑफिसर्स को स्पाई केस में जोड़ के हर एक को हॉस्टेज बना लिया गया। अब वहां पे किस्सा क्या था, वहां पे एक एक्स नेवी ऑफिसर ने, जो कतार के साथ डील कर रहा था, उसने कहा कि भैया आप लोग जो ट्रेनिंग लेते हो, नेवल ट्रेनिंग, वो लोग तो हम भी करते हैं, हम इससे आप कई गुना बेहतर ट्रेनिंग दे पाएंगे आपको, और काफी सस्ते में दे पाएंगे, आप एक बार आजमा के देख लो। तो कतार ने कहा ठीक है आप कर लो। तो उसने उसी के कोस्टमेट कलीग्स वगैरह जो थे, उनमें से कुछ वो उठा के उन्होंने ट्रेनिंग के लिए इंडिया से, ये सब रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, उनको ले आए कतार में।
वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला था वो एक ब्रिटिश फर्म को डिस्प्लेस करके मिला था, इससे ब्रिटिश नाराज थे। तो उस वक्त क्या किया, इन्होंने एक साजिश बना के ये कहा कि पहले तो वो लोग एक मिजेट सबमरीन खरीद रहे थे इटली से, तो इटली उसके लिए वहां पे इटली गए हुए थे। इनमें से जो अफसर था वो थोड़ा ज्यादा बकबक करता था, वो लाउड माउथ था, वो दिखाना चाहता था मैं बहुत बड़ा हूँ। तो इस पार्टी में जाके वो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। पार्टी में बोला, पब्लिक प्लेस में, वो किसी को प्राइवेटली जाके नहीं बताया। इस चीज़ को घुमा के वो लोग जो फाइव आइज़ है, वो ले जाकर पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान को बोला तुम जाके कतार को पेश करो कि ये ऑफिसर्स लोग ऐसे स्पाई कर रहे हैं और ये सब इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। और ये दिखाने के लिए जैसे वो आईपी जंपिंग होता है ना, आपने देखा हो जब कोई हैक करता है तो अपना पोजीशन नहीं दिखाने के लिए वो 2-3 आईपी को जंप करके वो काम करता है। इसी तरह से ये भी घटा और यहाँ पे 8 इंडियन ऑफिसर्स को जो कुलभूषण यादव के साथ हुआ था, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ यहाँ पे कतार में करवा दिया गया। तो यू दे वर हॉस्टेजेस। जिस वक़्त ये हुआ उस वक़्त यूएस ने आके इंडिया को कहा कि भई इसके बारे में बात नहीं किया। यूएस ने आके इंडिया को कहा कि भई हम चाहते हैं कि हम लोग शेख हसीना को हटाएँ। तो इंडिया ने साफ-साफ कहा कि आप क्यों हटाओगे? क्योंकि अगर शेख हसीना वहाँ से हट गए, तो बांग्लादेश विल बिकम नेस्ट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म एंड वी कांट अलाउ दैट टू हैपन इन अ बैकयार्ड। फिर उन्होंने शेख हसीना को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे बात मान लो, हम आप हमें एक बेस दे दो, आप जो हो आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा, हमें एक बेस मिल जाएगा। तो शेख हसीना ने कहा कि नहीं मैं ये देना नहीं, मैं अपने सॉवरेनिटी से क्यों खेलूँ? और दूसरी बात शेख हसीना को भारत का बैकिंग था, चाइना का बहुत अच्छा बैकिंग था, रशिया का बहुत अच्छा बैकिंग था और इंडिया, रशिया, चाइना एक साथ मिलकर काम कर रहे थे बांग्लादेश में। तो शेख हसीना ने ये सोचा कि भैया इससे ज़्यादा सिक्योर मैं कैसे हो सकती हूँ, तो उसने मना कर दिया। उसके बाद यूएस ने क्या किया, वहाँ के उनका जो आर्मी चीफ है उनको खरीद लिया, वो अलग बात है। तो एक वो चल रही थी। चौथा चीज़ जो हुआ वो जस्टिन ट्रूडो ने आके जी20 में किया। अब जैसे इंडिया का स्टेचर बढ़ने लगता है ना, जब भी वो किसी और इंडिया का स्टेचर बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्पेशली आफ्टर जो कोविड में हुआ, जिस तरह से कोविड हैंडल किया, तो एक तो इंडिया रशिया से तेल खरीदे जा रहा था और यहाँ पे यूएस पूरा यूरोप को चुप करा के बैठा था कि भैया तुम नहीं तेल उसका उसका इकोनॉमी डाउन हो जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं तुम तेल नहीं खरीदोगे और यूएस चुपचाप मान रहा है। यहाँ पे इंडिया कह रहा है आपको जो बोलना है बोलो, हम लोग जाके तेल खरीदेंगे रशिया से क्योंकि हमें ज़रूरत है। और डायरेक्टली यूएस इंडिया को कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो वो रीज़न लेके खफा था। उसके अलावा और भी रीज़न थे, उसमें आएँगे। तो उसने क्या किया, उसने जस्टिन ट्रूडो को इस्तेमाल किया। जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे आए जी20 मीटिंग में और आके वहाँ पे फिर से अपना सर्कस शुरू कर दिया कि भैया इंडिया हमारे बात सुन नहीं रहा है, वो क्या बोलते हैं निजर को मारने जा रहा है। ये सब करके इंडिया ने ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया। वो चला गया वापस। फिर वहाँ पे कनाडा जाके वो केस शुरू किया। अब इसमें कोई पैटर्न निकल आता है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से इस जी20 मीटिंग में किया, अभी रिसेंट में जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था लेओस में, वहाँ पे आके वो सेम सर्कस रिपीट करता है और सेम घिसा-पिटा और उस वक़्त से आज तक लेके उसके पास नया कोई सबूत निकला नहीं है। तो ऑब्वियसली वो और हर वक़्त वो फाइव आइज़ को ले आता है। अगर उसका पॉलिटिकल कंपल्शन था, तो फिर वो फाइव आइज़ को ला नहीं पाता क्योंकि कोई अपना अपना कंट्री का रिलेशनशिप एक कंट्री के साथ किसी थर्ड पार्टी के पॉलिटिकल कंपल्शंस की वज़ह से क्यों खराब करेगा? वो तो तभी करेगा जब उससे कहा जा रहा है कि भैया तुम्हें इनके साथ हाँ से हाँ मिलाना पड़ेगा। तो ये यूएस जो कि हमारा एलाय है, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसका उसका पीछे एक कारण है मेरे हिसाब से। वो कारण है कि 1921 में मॉरिशस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस जीता जिसमें उन्हें
चैगोस आइलैंड के ऊपर आधिपत्य मिल गया। अब चैगोस आइलैंड क्या है, आप अगर जाओ मालदीव्स को छोड़ के थोड़ा आगे जाके वहाँ पे चैगोस आइलैंड मिलता है, उससे थोड़ा और आगे जाके आप मादागास्कर की ओर जाने लगो तो वहाँ पे मॉरिशस मिलता है। मॉरिशस हैड पुट अप अ केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेटिंग दैट ये चैगोस आइलैंड है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। ये हर वक़्त हमारे यहीं से एडमिनिस्टर हुआ करता था। इसको आप आर्टिफ़िशियली काट के उसको अलग अलग टेरिटरी घोषित करके उसके ऊपर आप आधिपत्य जमा रख नहीं सकते हैं। दैट टैंटामाउंट्स टू कॉलोनियलिज़्म और इसमें इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। अब चैगोस सिर्फ़ कुछ ही आइलैंड्स है, उसमें उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि उस चैगोस आर्किपेलागो में एक आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। Diego Garcia is the biggest and the only base US has for the whole Middle Eastern to Malacca Strait region. When Desert Storm happened, when the attack on Iraq happened, when the attack on Afghanistan happened, all these attacks were all conducted from Diego Garcia. तो यूएस अचंभे में पड़ गया कि यहाँ पे इंडिया हमारा अलाय है, ये हमें कैसे निकालना चाहता है क्योंकि अगर सॉवरेनिटी यूके की चली गई, यूके ने लीज पे दिया हुआ है यूएस को, तो यहाँ पे यूके डजंट हैव एनी राइट टू अ लीज टू दिस सिनेरियो। तो उससे यूएस को लगा कि भैया यहाँ पे इंडिया थोड़ा बढ़ रहा है, उसको अपना उसको साइज में लाना चाहिए और हम लोग उसको साइज में डायरेक्ट असॉल्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से छोटे-छोटे चीज़ों से उसका उसको काटेंगे और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट बैठ-बैठ के ये सब कर रही है, उसको हम लोग सीट से उतारेंगे। नाउ उसका एक रिजल्ट तो दिखने में आया, वो जो हमारा लास्ट लोकसभा इलेक्शन था और उससे पहले आप लोग सब देखा होगा कि किस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के जो कर्ता-धर्ता थे, जो इससे पहले पाकिस्तान के गुण गाते थे, अब पाकिस्तान का गुण गाना बंद हो गया। हाँ, जो चौथा चौथा कारण जो है, जो मैंने बताया नहीं आपको, द फिफ्थ रीज़न वाज़ उससे पहले क्या हुआ जब तक बाइडेन अफ़गानिस्तान छोड़ के चला आया, तब तक वो कंप्लीटली पाकिस्तान को आप डिवोर्स तो नहीं कह सकते, उसको मतलब ट्रैश कैन में डाल दिया था, कि अब पाकिस्तान से मुझे कुछ लेना-देना नहीं। अचानक यूएस ने क्या किया, पाकिस्तान को जाके बोला, जनरल बाजवा को जाके बोला, देखो बॉस, तुम तो चाइना के साथ रह लिए, तुम्हें अभी आटा-दाल का भाव पता चल गया है, तुम वापस हमारे कैंप में आ जाओ, चाइना को छोड़ दो, ठीक है? हम तुम्हें सँभालेंगे। अब जनरल बाजवा को क्या चाहिए या किसी भी पाकिस्तान जर्नैल को क्या चाहिए कि भैया उनका आका आके बोले कि मुझे तुम्हारा ज़रूरत है। साथ-साथ ही तो हर एक को एक-एक पिज़्ज़ा हट का चेन मिल जाएगा ना यूएस में खोलने का। तो आका आप आ गए और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ़ एक जोकर निकला जो ये सब में राज़ी नहीं था, वो जोकर था इमरान खान। इमरान खान तो पहले एक वो ढूँढ निकाला कि भैया ये सीपेक में हो क्या रहा है? ये इसका सर्कस क्या है? वो मुझे पता लगाना है। इमरान खान ने कहा कि भैया जो हमें लात मारता है, जो झाड़ू मारता है हमें, उनको फिर से क्यों हम सर पे बैठाएँ? वो राज़ी नहीं था। राज़ी नहीं था, कोई बात नहीं, हम आपको सफ़ा करवा देंगे। और जो पपेट मास्टर्स थे अंकल के, वो आ गए वहाँ पे और उनको सफाया। दिस वाज़ द फोर्थ थिंग व्हिच दे हैड डन। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बड़ा प्लेबुक इतने सालों से बना हुआ है अगेंस्ट इंडिया कि किस तरह से इंडिया को विभिन्न तौर तरीके से उंगली किया जा सके और उसमें से एक प्लेबुक भी बना हुआ था बांग्लादेश। अब इस प्लेबुक को एक्शन करने के लिए उनको रिसोर्स चाहिए था और बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ बिकम सो इनसिग्निफिकेंट इंटरनेशनली, they were not being able to put the heft behind the plans they had. तो अंकल ने कहा कि भैया वो प्लेबुक हमें दे दो, हेफ्ट हम देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, इंडिया को लात पड़ जाएगा। हम लोग उनको और हमारा भी तो कुछ मतलब काफ़ी सारे पैसे वहाँ पे डाले हुए हैं
थ्रू एनजीओज एटसेट्रा एटसेट्रा, उनसे हम काम करवा लेंगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। इंडिया को हम साइज में काट देंगे और तुम्हें तुम्हें भी संभाल लेंगे। सो दिस वर द 5 थिंग्स व्हिच हैड हैपेंड। आफ्टर इलेक्शंस व्हाट हैपेंड? बीजेपी केम इन विथ मच लेसर सीट बट वाज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और उसके बाद डिएगो गार्सिया का इशू वो सलट गया। Diego Garcia has agreed to a 99-year lease with US, for which Mauritius has agreed to a 99 lease of Diego Garcia with the US, for which Mauritius will get money, and India says, okay, fine, if you've sorted out amongst yourself, we are happy with it. So one would have expected things to ease off after that, but it hasn't, and suddenly फिर से ये निज्जर का मामला जाग उठा जो ईस्ट एशिया समिट में था। उसका मतलब ये है कि यूएस का दिल अभी तक नहीं भरा। वो जिस तरह से इंडिया को थप्पड़ मारना चाह रहा था, उस तरह से थप्पड़ अभी तक लैंड हुआ नहीं है, और उसके लिए वो और भी सारे मतलब प्रोट्रैक्टेड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। So what would be interesting would be to know why it is wanting to do it, and what are the things it could possibly do. आपको क्या लगता है कि वापस रिटर्न में क्या चाहता है यूएस जो ये बार-बार ट्रूडो का इस्तेमाल कर रहे हैं? Since रिटर्न में क्या Diego चाह रहे हैं? Garcia, मुझे ऐसा since क्यों लगता Diego, है कि वो मार्टिन आइलैंड अभी भी छोड़ने की फिराक में नहीं है सर, वो मार्टिन आइलैंड पे कब्जा चाहते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप मार्टिन आइलैंड को देखें, मार्टिन आइलैंड के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्टिन आइलैंड में मेरे जान पहचान के कुछ लोग जाके विजिट करके आए हैं। वो for various reasons they had gone and visited. Martin Island is a very small island. उस पे आप कुछ बिठा नहीं सकते। वहाँ पे मैक्सिमम एक रडार स्टेशन और एक रेडियो लिसनिंग डिवाइस स्टेशन ऑलरेडी बैठाया हुआ है, वो चाइना का बिठाया हुआ है। So it can't provide a base. The base which US would be looking for is Chittagong Port, where they can have a complete airfield, they can have a complete full-fledged base over there, possibly even bigger than Diego Garcia. और वहाँ पे बांग्लादेश कोशिश कर रहा था कि एक सबमरीन खोले, सबमरीन बेस खोले, जिसको बंद करवा दिया। इंडिया ने मिलके किया है, यूएस ने मिलके किया है, वो प्लान्स को वो बंद करवा दिया था। और इसके साथ-साथ ही आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे एक क्रिश्चियन मेगा स्टेट बनाने का काफ़ी दिनों से कोशिश चल रहा है, जो कि एक और से जो चिन सुपर स्टेट है, चिन यानी कि आपका कुकीलैंड। यहाँ पे कुकीज़ जो है, मणिपुर का कुकीज़, और मिज़ो मतलब ज़ो ट्राइब है उनका, चिंस ट्राइब जिसे कहते हैं। उनको काफ़ी दिनों से यही प्रोटेस्टेंट कन्वर्शन हो रहा था, वो कैथोलिक कन्वर्शन नहीं होता। वहाँ पे जो कैथोलिक होते हैं, उनको मार दिया जाता है। या तो फिर आप प्रोटेस्टेंट बन जाओ, अगर प्रोटेस्टेंट नहीं बनो तो आपको, और इस तरह के काफ़ी कैथोलिक्स को नागालैंड में भी मार दिया। अब इनके बीच में क्या है, एक ट्राइबल रंजिश है इनके बीच में, मतलब नागाज़ और कुकीज़ के बीच में ट्राइबल रंजिश है। वो तो तो लंबे समय से है, बहुत लंबे समय से है। हाँ, तो उस चीज़ को वो लोग लाँघ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो उनका पूरी तरह से एक ये है कि दे विल मेक अ सुपर स्टेट एंड दे विल क्लीव आउट दैट पोर्शन ऑफ बांग्लादेश आल्सो। जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है, उसको लेके, मिज़ोरम को लेके, मणिपुर का हिल एरिया को लेके, नागालैंड को लेके, ऑल द वे अप टिल अरुणाचल प्रदेश, वो पूरा एरिया को एक दे विल मेक, सो इफेक्टिवली व्हाट विल हैपन इज देन दे हैव इंडिया बॉक्स्ड। एक पाकिस्तान से इंडिया को बॉक्स कर दिया टू एक्सेस सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट। इस साइड से ईस्ट से इंडिया को बॉक्स कर दिया टू एक्सेस साउथ ईस्ट एशिया। तो फिर इंडिया कभी ग्रो कर ही नहीं सकता फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और उसके ऊपर सबसे बड़ा खेल जो हुआ है, जो खेल हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में उनका पूरा सजाया हुआ पासा पलट गया, और वो पूरी तरह से, अरे हरियाणा का, और उन्होंने सोचा नहीं था कि हरियाणा हारेगी। और जब हरियाणा पूरी तरह से हार गया तो उसका पूरा जो लंबा एक एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी बनाया हुआ था, वो
टूट गया। तो यहाँ पे मुझे जो अभी नज़र को लेके जो हो रहा है, मुझे ट्रिगर पॉइंट कुछ लगता है, वो कुछ ट्रिगर पॉइंट है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ट्रिगर पॉइंट है हरियाणा का हारना, और हरियाणा के हारने के साथ-साथ एक बड़ा घटना जो हुआ, जिसके बाद वाला दिन से ही निज़र का इश्यू फिर से शुरू हो गया, वो था यहाँ पे बाबा सिद्दीकी का हत्या करना यस महाराष्ट्र में। बिकॉज़ सर, देखो यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट और भी तो हो सकता है जिसके बारे में बहुत किसी की भी नजर नहीं गया है। जयशंकर गए हुए थे एससीओ और वहां पे चाइनीज काउंटर पार्ट आए हुए थे। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर, पाकिस्तान गए तेल लेने, राइट, बट चाइनीज काउंटर पार्ट आए हुए थे। और इस वक्त चाइना और इंडिया थोड़ा सा तालमेल बनाने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो मैं कोशिश उस कर रहे हैं। थोड़ा सा वो टोन डाउन हुआ है। पहले जो एकदम फायरी वर्क चलता था, गालवान हो गया, डोकलाम हो गया, एटसेट्रा हो गया, यू नो, द कॉन्वर्जेशन बहुत हीटेड होती थी, वो पहले से काफी टोन डाउन हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, बाबा सिद्दीकी 1, हरियाणा 2, एंड तीसरा एससीओ जहां जयशंकर जी गए हुए थे। और सो जयशंकर जी बिना पर्सनल कुछ बोले लौट कर आए हैं, बहुत कम बोला है उन्होंने वहां पे। जी। नहीं, पर्सनली आई एम नॉट श्योर दैट दैट वाज़ अ ट्रिगर पॉइंट ऑफ द विजिट टू पाकिस्तान। देखिए, जो तालमेल इंडिया को चाहिए होगा चाइना के साथ, वो तो ओपनली वो लोग करेंगे ही नहीं। उसको तालमेल करने के लिए बहुत सारे और उपाय और माध्यम हैं, उसके हिसाब से वो लोग तालमेल रखेंगे। ओपनली वो तो कुछ ऐसी इस तरह के बातचीत करेंगे ही नहीं, ना ही बोलेंगे। मगर आप जिस तरह इशारा करना चाहते हो, उसमें दम है। क्यों? क्योंकि इसी के बाद ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, और वो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। क्योंकि एक ब्रिक्स में जो हाँ जी, सर, मैं आप कुछ यही बोल रहे पॉइंट बहुत लोगों से डिस्कस कर रही थी, बट लॉट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव एग्रीड टू इट टैक्सेटली कि पिछली बार भी अगर याद है आपको, जब मोदी जी रशिया जा रहे थे तब भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज का वो रिपोर्ट आ गया था कि यू नो भारत में माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है। इट वाज द सेम टाइमिंग रफली, अगर आप देखें। वो अगर गिनती करने जाओ तो वो बहुत सारे हैं। वो मतलब आई हैवंट प्लेस्ड इट अमंग्स द 5 मेन पॉइंट्स, बट दैट काइंड ऑफ वो अदानी वाला रिपोर्ट, अदानी के ऊपर रिपोर्ट क्या है, वो भी आया। फिर ये माइनॉरिटीज के ऊपर ये तो आए जा रहा है। फिर यहाँ पे देयर वैरायटी ऑफ वेज बाय व्हिच मुस्लिम्स आर बीइंग इंसाइटेड टू क्रिएट राइट लाइक सिचुएशन। क्योंकि अभी बरेच में एक हुआ, बरेच के बाद आज कोई एक हुआ, आज या कल कोई एक हुआ राजस्थान में, जहाँ पे वहाँ पे शायद आरएसएस के वर्कर्स थे, उनके ऊपर एक स्लैशर अटैक हुआ, 9 ऑफ देम आर वुंडेड। इट्स ऑल बीइंग डन बाय मुस्लिम्स। Now, there is a very desperate attempt being made right now to create a huge matlab वायलेंस, राइट। Hindu-Muslim riot. सर, That I'll they not will, delay you, I'll take you back to the point क्योंकि yeah. थोड़ा So मेरे डेविएशन हो गया। जी। that's why I'm not going into the periphery of it. What is more important for the BRICS is what US is most apprehensive about is the fact that अगर BRICS में इंडिया, रशिया और चाइना मिलकर एक alternate payment mechanism को इनॉग्रेट कर दे, जिससे आप इंटर बैंक बात बात कर पाओगे, तो वो जाके स्विफ्ट के ऊपर एक बड़ा धक्का लगेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर अगर वो लोग किसी तरह का एक मॉनेटरी यूनिट या जिसे एक डिजिटल करेंसी निकाल ले, जो कि बैक्ड रहेगा विद कमोडिटीज, यानी कि सिल्वर या गोल्ड के ऊपर बैक्ड होगा, तो उसका मतलब इट इज समथिंग व्हिच कैन बी ट्रेडेड अक्रॉस इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर यूनिट। अब क्या होता है, पीपल डोंट वांट टू नेसेसरली हैव yuan or rupees or ruble etc. They want something which is transferable like the dollar. So if they have something which is your commodity based and tracked with what is the term which they use, blockchain, and create a currency based on that, और ये दो अगर इनॉग्रेट करके वो निकाल दे, और इस वजह से काफी काफी वहां पे एक जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस है, वो लोग ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। कंप्लीट आसियान ब्लॉक वांट्स टू गो एंड ज्वाइन ब्रिक्स right now. You have the Middle East who are already part of BRICS wanting to join BRICS, etc., and things like that. And Africa just waiting for things to settle so that they'll all push in over there. If this expansion happens, then you essentially have UN without the West.
यूएन की वाट लग जाएगी, इन शॉर्ट यूएन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और एक्चुअली यूएन यूएन अपने आप में तो कोई वैल्यू उसका है ही नहीं, वाट लगेगी वेस्ट। जी, उनकी अथॉरिटी, उनका डोमिनेंस, जो उनकी वर्डिंग्स थी, वो सब ज़ीरो डाउन हो जाएगा, बिल्कुल एकदम वैल्यू खत्म हो जाएगी। उनकी बातें मानना लोग छोड़ देंगे। पर इससे भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आई थिंक यहाँ पर वर्दी ऑफ नोटिंग है, कि रशिया, इंडिया, चाइना जब साथ में आ रहे हैं ब्रिक्स समिट में, तो जो डी-डॉलराइज़ेशन का प्रोसेस जो कैच अप कर रहा है, जो धीरे-धीरे कछुए की चाल से चल तो रहा था, पर अब उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक आई थिंक कैन बी अ देखिए वेरी देखिए देखिए, नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ ये एक मिनिस्कल पॉइंट है। आप समझिए, इंडिया को तोड़ा इसीलिए गया था कि किसी तरह से भी, कहीं पर भी, हिस्ट्री के किसी पन्ने पर भी रशिया, चाइना और इंडिया एक ना हो जाए। अगर रशिया, चाइना, इंडिया एक हो गया, तो द कंप्लीट कमोडिटी, द कंप्लीट पॉपुलेशन डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ shifts completely to this hemisphere. They don't have anything with which they'll be able to hold on to it other than possible military might. पाकिस्तान को क्रिएट इसीलिए किया था ना, ताकि कोई एक कॉमन बॉर्डर ना हो जाए इंडिया और रशिया के साथ, और उसी तरह से ईस्ट में उसको तोड़ के रखा हुआ था। अगर the three of these nations come together, then the whole planning which they had done since पता नहीं कब से, माने this goes back all the way till the 19th century itself, जिस तरह से, because it was in 1905 when they started bringing about the plan of breaking up the nation, etc., and they seeded the idea of Pakistan in the Muslim minds, तो वो पूरा negate हो जाता है ना. That is one part of it. So if there are two aspects to look into it, one part of it is that why is US doing what it is doing and what is the implication of it. देखिए, कनाडा कुछ नहीं कर रहा है, यूएस अब तक किए जा रहा है, क्योंकि जो आज कोई एफबीआई ने वांटेड रिपोर्ट निकाला है अगेंस्ट रॉ ऑफिसर, एंड दे हैव शोन दैट पर्सन इन हिज आर्मी यूनिफॉर्म आल्सो, वे हमें इसकी इनका तलाश है। एफबीआई हैज ब्रॉट आउट दैट रिपोर्ट ओवर देयर। एफबीआई हैज इंक्लूड has put in charges against Doval. He's brought charges in the court against Doval. So essentially what you're saying, that NSA of India can't come to America. If the NSA of India can't come to America, that means there's no 2x2 dialogue which can take place, because NSA and Raksha Mantri or NSA and these were essential components. If you remember, if you go back, Doval took time to become the NSA this time. So I am presuming at that point of time the ponder was, or Dovalji might have himself has said that, I could become a liability for India if I were to take up the position of NSA, because US is building up this kind of a case, because it isn't as if that what US is doing is not known to India. Yet the PM took a considerate opinion and said that no, irrespective of whatever happens, you will remain the NSA. So effectively what that means is the 2x2 dialogue which takes place between US and India now stands broken. And all the messaging which, because जो बातचीत के ऊपर जो I mean the eavesdropping which happened, Canada doesn't have the technology to do it. It is done by the US. The eavesdropping on Indian diplomats, the eavesdropping on where they are linking things all the way up to Amit Shah and all that. That means these have been done by Indian diplomats. और यहाँ पे हमें देश के नजरिए से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या इतने सारे यूएस प्लेटफॉर्म्स है, हम लोग हर मेल जीमेल से करते हैं, हम जो भी बातचीत करना होता है व्हाट्सएप से करते हैं, जो भी लिखना होता है फेसबुक में जाके लिखते हैं। इस तरह से हमारा प्राइवेसी इस हद तक खोल देने से, और अब एआई जो है वो 2 और 2 ऐड करके वो 24 निकाल सकता है। Should we allow so much of external platforms into our nation? ये एज ए नेशन हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि
गवर्नमेंट क्या कर सकता है या नहीं वो अलग है, हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं उसको लेके हमें सोचना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल सही सर। सो तो सर effectively US has opened a complete war with India. It is not Cold War, it is not a kinetic war, but it's a definite kind of war जहाँ पे मुंह में आराम बगल में छुरी काम हो रहा है। Sorry, your audio. Were you saying something? Yeah. Actually, I was on mute. जी. So, finally, what are we going to do with Trudeau? Trudeau के साथ कुछ तो करेंगे। मोदी और अमित शाह ऐसे छोड़ने वाले तो नहीं है, I'm sure. दोवल भी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, उनको डिलीवरी बॉय बना दिया है यूएस ने आज के डेट में, बारटेंडर बना दिया है या जो भी बना दिया है ऑन अ लाइटर नोट, बट इट इज सीरियस मैटर because So, he is inciting be- and he is promoting, he is encouraging, he is harvesting and he is harnessing, he is harboring all the खालिस्तानी forces जो वहां पे हिंदुओं को भी डरा रहे हैं कनाडा में। जी। देखिए अगर उस मुद्दे को मतलब इफ यू वांट टू अनपैक दैट इशू वो बहुत लंबा का वार्तालाप हो जाएगा क्योंकि उसमें उसके पीछे उतना बड़ा हिस्ट्री है जितना हमारा इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री है ना उस उससे भी बड़ा लंबा हिस्ट्री वहां पे अटका हुआ है जो कुमागातो मारू से शुरू होता है उसके बाद गदर मूवमेंट होता है और गदराइट को मतलब हमारे किताब में तो पढ़ाया नहीं जाता कि द बिग debt we owe to some very brave Sikhs. It was the Gadarites who had the fire of independence burning within them and who sparked that flame off, and they were mostly Sikhs sitting in Canada. और उनको क्वेल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था उन्होंने अपना जो स्टूजेस है और फिर किस तरह से अगर उसको और डीप डेल्व करने जाए तो वहां फिर वह हमें उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ब्रिटेन ने हिंदू को बांट के हिंदू और सिख बनाया। वो अलग कहानी है, उसमें इस वक़्त नहीं जाते हैं। मगर उसे वो क्या कहते हैं जिसे हम लोग मैक्सिक्स कहते हैं ना, जो मतलब जो जी हज़ूरी अ, घोड़े चमड़े की जी हज़ूरी पे माहिर है, उन एलिमेंट्स को बिठाया वो कनाडा के गुरुद्वारे में ताकि इन गदराइट्स को कंट्रोल में, काबू में लाया जा सके। तो उस वक़्त गदराइट्स ने इनको पकड़-पकड़ के बहुत पीटा था। मगर क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे हमारा तो सरकार बन गई जो कंप्लीटली अपॉइंटेड थी यूके की। यूके left the brown tribes over here. What the brown tribes conveniently did was they erased all these contributions और सब एक फेरी टेल इंडिपेंडेंस स्टोरी का एक फेरी टेल बना के पढ़ाने लग गया। तब वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के सिख थे उनको जाके कहने लगा कि भैया तुम ये इंडिया की बात करते हो, इंडिया तो ये तो हमारे लोग, हमारे गुलामी तो वहाँ पे रूल कर रहा है। तो उस वक़्त से उन्हें उस इंडिया के साथ नफ़रत होना शुरू हो गया। उस नफ़रत होने के बाद जब 1971 में इंडिया ने इस तरह से ठुकाई किया पाकिस्तान और यूएस का, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था भाई इसका बदला तो हमें लेना पड़ेगा। तो ले तो कैसे ले? तब उन्होंने ये किया कि भैया हमें पूरा इंडिया को भी तोड़ना पड़ेगा। इंडिया को कहाँ पे तोड़े? तो इंडिया को 3 जगह से तोड़ेंगे। एक नॉर्थ ईस्ट से तोड़ना है उन्हें, एक नॉर्थ पूरा नॉर्थ यानी कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को अलग करना पड़ेगा इंडिया से और साउथ को इंडिया से अलग करना पड़ेगा। तो वहाँ पे साउथ के लिए वो एक द्राविड़ नाडु का मुहिम चलाया। नॉर्थ ईस्ट में ये क्रिश्चियन मुहिम चलाया द्रविड़ नाडु और ये भी क्रिश्चियन मुहिम है। पंजाब में भी क्रिश्चियन मुहिम ही चलाया है वहाँ पे। तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा को लेके वहाँ पे पूरा नॉर्थ से आप वो काट देते हो। तो इंडिया को एटलीस्ट 3 हिस्से में काटने का तो प्लान है ही, जो साउथ के स्टेट से जो द्रविड़ नाड और इंटरनली इंडिया को पूरा तोड़ने के लिए उन्होंने वो जो अभी दलित को लेके एक बड़ा-सा अभी आमिर खान का भी बाकी है शायद एक मूवी बनाना दलित को लेके। जब वो आमिर खान दलित लेके एक मूवी बना लेगा तो पता चल जाएगा कि उसका अब काइनेटिक होना शुरू हो गया।
जी, जी। आई थिंक सर वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, उस पे हम थोड़ा-सा डिटेल में पीछे में बात नेक्स्ट शो में जाते हैं। बट अभी ट्रूडो को कंटेन करने के लिए व्हाट आर दे डूइंग मैं बेसिकली? See, before we go to Trudeau, there's a thing we have to consider. Why is US doing this thing? Personally, I feel that the reason as to why US has suddenly flared all these things up are because of a few reasons. One of the reason was could be that they potentially see India acting on Bangladesh post November, December, and they want India contained, or India acting with China and Russia and releasing or helping bring out or laying the step for a digital currency, which would be globally acceptable. That is also something they want to stem. The third thing which they want to do is possibly India is in a way acting towards bringing normalcy in Myanmar, और उसको वो रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काफी इन्वेस्ट कर रखा है कि म्यांमार को तोड़ने के लिए. दिस कुड बी द थ्री पोटेंशियल रीजंस. और ट्रूडो को वो ट्रूडो तो खुद अपने आप ही पिट जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन, और ट्रूडो के जगह वो कोई किसी और टट्टू को वहां पे बिठा देंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है? एक टट्टू को मार के इंडिया क्या अचीव करेगी? इंडिया को सिक्योर करना है अपने आप को, और सिक्योर करने के लिए तो पहले से वो जो खेल है यूएस का, उसको नेगेट करना पड़ेगा. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन दैट. अब तक इंडिया चुप बैठी हुई है कि उन्हें भी पता है कि नवंबर में एक इलेक्शन होने वाला. तो जो भी करना होगा वो नवंबर के बाद ही होगा. अगर दिस दिस एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल नहीं सकता हूँ, जिसके पीछे जो डीप स्टेट है, उन्हीं का कहानी शुरू रहा, तो फिर उनको उनको आड़े हाथ अगर लेना, जिस जिस तरह से भी ले, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े खिलाड़ी है, उनके पास रिसोर्स कई गुना ज्यादा है, उनके पास स्ट्रैटेजीज बहुत सारे हैं, उनके पायदा मतलब जो पायदे है पॉन्स है वो बिछा हुआ हर जगह. तो it won't be an easy thing to do, but I think that will start post November if it does. If there is a change of government and then there's possibly a potential change of heart, then India might try to sort things out more peacefully. But ultimately, the only entity who has to be faced is US. It's not Trudeau. Trudeau is just a joker in the pack, per me. जी, जी. डेफिनिटली थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं और लग भी रहा है कि चीज़ें उसी डायरेक्शन में चल रही हैं. विल कंटिन्यू विद सर with some more detailed talks on couple of topics that he has mentioned in the show. आज के लिए अभी के लिए इतना ही. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करने के लिए, डोनेट करने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कर सकते हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. नमस्ते. आप सबको नमस्ते. थैंक यू सर.